भाई ऋतिक तू कैसा? मैं कैसा ना भाई इसका मस्त है। पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो था वो जूल्स बॉर्डेट ने डिस्कवर किया। इन्होंने देखा कि 30 सीरम प्रोटीन्स ऐसे हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों के बीच में काम करते हैं, बट ये फिक्स्ड हैं, ये इनहेरिट होते हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इनमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता, इसलिए इन्हें किसका पार्ट माना गया? अब मैंने सेकंड लाइन स्पीकर ऑन कर दिया। डिफेंस का पार्ट जो बोल रहा हूँ ना वो भी रिकॉर्ड होगा तेरे जैसा गुंडा सा। पाथवे के साथ काम करता है। पहला क्लासिकल पाथवे जहां पर उसे एंटीबॉडी की हेल्प से एंटीजन के बारे में पता चलता है। बेसिकली ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ काम करता है। जब एंटीजन का जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है इसको हम कहेंगे एपिटॉप, दिस इज नेम्ड एपिटॉप, दैट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी। एंटीजेनिसिटी की सबसे छोटी यूनिट जो है वो एपिटॉप है। क्लियर? तो इस एपिटॉप पर जब जाकर एंटीबॉडी बाइंड करती हैं, बाइंड करने पर उसका एक्टिव रीजन जो है एक्सपोज हो जाता है एंटीबॉडी का। और यहाँ पर सीरम प्रोटीन देखते हैं
कोई एंटीबॉडी स्पेसिफिक सेल के ऊपर, चाहे वो फॉरेन सेल हो या सेल्फ सेल हो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एंटीबॉडी उसके ऊपर बाइंड की हुई है तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन भी जाकर उसके ऊपर बाइंड कर जाएगा एफटी रीजन के ऊपर, और बाइंड करने के बाद लाइसेस की प्रोसेस को ट्रिगर कर देगा। लाइसेस मतलब ब्रेक डाउन, एंड दिस इज द फर्स्ट एंड मोर पोटेंट वे, सबसे ज्यादा पोटेंट वे है ये। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट पाथवे। ऑल्टरनेट पाथवे जो है वो ऑपरेट करता है इनेट इम्यूनिटी के साथ। यहाँ पर इसे कोई जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी तरह के प्रोटीन की बेसिकली, ठीक है। ये एक्टिवेट होता है बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन की हेल्प से, माइक्रोबियल पॉलीसैकेराइड से और माइक्रोबियल सेल वॉल की हेल्प से, ठीक है। और डायरेक्टली CD5 कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन यहाँ पर बाइंड करते हैं एंड दे शोज अ कैस्केड इफेक्ट, और ये मेम्ब्रेन अटैकिंग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। C5 बाइंड करेगा एक के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन बाइंड करते चले जाएंगे। जब वो बाइंड करेंगे दैट बिकम हैवी मॉलिक्यूल, और वो ट्रांस मेम्ब्रेनस पोर बना देता है। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर आकर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन एक बाइंड किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से 30 प्रोटीन जब बाइंड करेंगे दैट बिकम्स अ हैवी मॉलिक्यूल, और हैवी मॉलिक्यूल की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के बीचों बीच पास कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, ट्रांस मेम्ब्रेनस क्रॉस कर जाता है। जब ये ट्रांस मेम्ब्रेनस क्रॉस करेगा तो इस सेल के साथ क्या होगा, इस सेल के अंदर इस तरह से स्पोर की फॉर्मेशन हो जाएगी और इसका साइटोप्लाज्म बाहर निकल जाएगा। जब इसका साइटोप्लाज्म बाहर निकलेगा दैट बिकम्स लीड्स टू डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल, और इमीडिएट प्रोसेस है ये। इसे किसी भी प्रायर एक्सपोजर की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एंटीजन की या एंटीबॉडी की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली काम करता है। क्लियर है बेटा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम? कोई डाउट इसमें किसी को? बोलो भाई। 30 सीरम प्रोटीन्स हैं, कैस्केड इफेक्ट दिखाते हैं, 2 अलग अलग तरीके से काम करते हैं, बट इसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं है, और ये इनहेरिट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, इसलिए ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। बट एक जगह इसे एंटीबॉडीज का एक्सपोजर चाहिए, दैट इज द क्लासिकल पाथवे, और दूसरी जगह इसे सिर्फ रिसेप्टर पर डायरेक्टली जाकर बाइंड करना है, कोई एक्सपोजर की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल्टरनेट पाथ। हमने पहले भी क्या क्लियर? बोलो भाई। Yes, sir. Then after come to the next, acquired immunity. Acquired immunity जो है that is more specific one and that is formed by B lymphocytes and T lymphocytes. इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेसिकली? स्पेसिफिक है ये, स्पेसिफिसिटी शो करता है ये बेसिकली, डाइवर्सिटी यहाँ पर शो करता है ये, सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिस्क्रिमिनेट करता है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा है और बॉडी का हिस्सा नहीं है। एंड देयर मस्ट बी अ मेमोरी ऑफ एक्शन, एक्शन की मेमोरी जो है उसको के पास रहती है। सेल्फ जो एक्वायर्ड अमाउंट डाले था तो गाइस आज 5 गिव करूंगा, बेसिकली दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स एंड बोन मैरो, ठीक है। अब ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स अगर देखा जाए तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स असल में प्लूरिपोटेंट ब्लड स्टेम सेल्स हैं, यहाँ पर ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करता है, सॉफ्ट एलिमेंट पार्ट ऑफ ब्लड बनाता है बोन मैरो के अंदर। 2 तरह की सेल है यहाँ पर, माइलॉइड प्रोजेक्टर सेल्स एंड लिम्फॉइड प्रोजेक्टर सेल्स। माइलॉइड प्रोजेक्टर सेल्स जो होती हैं वो आगे जाकर मेगाकारियोट्स, आरबीसी, मास्ट सेल एंड माइलोब्लास्ट बनाते हैं। माइलोब्लास्ट फर्दरली फॉर्मेशन करता है बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट की, एंड दैट्स अ सेलुलर बैरियर, वो एक सेलुलर बैरियर है। नेक्स्ट वन इज लिम्फॉइड प्रोजेक्टर सेल। लिम्फॉइड प्रोजेक्टर सेल जो है वो नेचुरल किलर सेल का प्रिमिटिव फॉर्म बनाता है, प्रीमैच्योर फॉर्म बनाता है, इसके साथ साथ प्रीमैच्योर बी सेल्स एंड टी सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। अब प्रीमैच्योर बी सेल्स की प्रोसेसिंग कहाँ होती है? दैट इज इन बर्स्ट ऑफ फेब्रिकस इन केस ऑफ बर्ड्स, म्यूकोसा एंड सबम्यूकोसा इन केस ऑफ मैमल्स। यहाँ पर ये स्टोरेज एक्ट के लिए एक बल्ब तार के लिए भाई कहीं से बी सेल्स जो है
मैच्योर होती हैं बोन मैरो के अंदर और फॉर्मेशन करती हैं प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं और इन टोटल ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमरल इम्यून सिस्टम। टी सेल्स की प्रोसेसिंग थाइमस ग्लैंड में होती है मैमल्स के अंदर, बट टी सेल्स बर्ड्स में एब्सेंट होती है। टी सेल्स मैच्योर होने पर थाइमस ग्लैंड में फॉर्मेशन करती हैं साइटोटॉक्सिक टी किलर सेल, टी किलर सेल की, साइटोटॉक्सिक टी सेल की, हेल्पर सेल की, एज वेल एज मेमोरी टी सेल की फॉर्मेशन करती हैं और ये सभी मिलकर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। ऑल ऑफ देम टुगेदर फॉर्म अ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। क्लियर है बेटा? हाँ जी, कोई डाउट इसमें किसी को? जस्ट गिव इट अ लुक। एक बार इस पॉइंट को देखिए बेटा, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। हालांकि ये पार्ट हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने ब्लड पढ़ा था, लेकिन इस फॉर्म में नहीं पढ़ा हमने। वहां पर सिर्फ हमने ये पढ़ा कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि उनकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है। क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. बढ़े आगे। सर ये मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल कैसे मतलब बनाती है? मोनोसाइट जब मैच्योर करती हैं तो वो मैक्रोफेजेस भी बना सकती हैं और डेंड्राइटिक सेल्स भी बना सकती हैं। इसका मतलब क्या होता है डेंड्रिटिक सेल्स का? डेंड्रिटिक सेल्स एक तरह की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। डेंड्रिटिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर स्मॉल साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होती हैं। क्लियर? अभी आगे पढ़ेंगे इसको, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वाले पार्ट को। ओके सर। डन? यस सर। चलिए, नेक्स्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द वेरी फर्स्ट वन इज ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड बाय बीटा लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट जो होती हैं वो रिलीज करती हैं एंटीबॉडीज को बाय द मैच्योर प्लाज्मा सेल, और ये एंटीबॉडीज डिफेंस करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल पैथोजेंस, वायरसेस, जो कि रेस्पिरेटरी और इंटेस्टिनल ट्रैक को इन्फेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है। यही क्यों स्पेसिफिकली लिखा, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर और इंटेस्टिनल ट्रैक के अंदर डायरेक्टली फंक्शन नहीं कर पाता और पैथोजेंस जो है बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। एंटीबॉडी रिमेन्स डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा, हमेशा ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व रहती है, लिम्फ में डिसॉल्व रहती है। प्रोसेसिंग कैसे होगी? एंटीजन जो है वो बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ जो कि बी सेल के सरफेस पर प्रेजेंट है, और ये बाकी बी सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बी सेल्स में सेलुलर डिवीजन होता है एंड दैट विल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा बी सेल एंड मेमोरी बी सेल। अब यहाँ पर प्लाज्मा बी सेल जो है वो एक्टिवेटेड है और इसमें लार्ज कार्टिलेज न्यूक्लियस होता है इसका, एंड दैट रिमेन्स अलाइव फॉर
few days. जब ये डिवीजन हुआ तो ये जो क्लोन से बी मेमोरी सेल बनी, एक्टिवेट वो भी हुई लेकिन वो डिफरेंशिएट नहीं हुई, एंड दैट रिमेन्स इन द बॉडी एज अ मेमोरी. कि अगर नेक्स्ट टाइम से या दोबारा से अगर ऐसा अटैक होता है तो दैट हेल्प्स इन रैपिड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज सेकेंड टाइम, सेकेंड एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन. लेकिन प्लाज्मा बी सेल जो बनी डिफरेंशिएट होकर वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है एट द रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड. अब यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है दैट मे बी रिलीज टाइप, या तो वो सेल से अलग होकर रिलीज हो जाती हैं या फिर वो अटैच रहती हैं सेल के सरफेस पर. क्लियर? तो इस तरह से यहाँ पर एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट होती है. क्लियर? बोलो भाई, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Then after next one is structure of antibody. एंटीबॉडी जो है वो गामा इम्यूनोग्लोबुलिन है. अल्फा बीटा गामा तीन तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं यहाँ पर. अल्फा ग्लोबुलिन जो होता है वो कॉपर को ट्रांसपोर्ट करता है, बीटा ग्लोबुलिन जो है वो आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है और गामा ग्लोबुलिन इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं. जनरल फार्मूला एंटीबॉडीज के लिए दैट इज H2L2. शेप की अगर हम बात, ठीक है, H2 स्टैंड्स फॉर हैवी चेन. दो हैवी चेन यहाँ पर प्रेजेंट होगी और दो लाइट चेन प्रेजेंट होगी. 500 अमाइनो एसिड्स इन ईच प्रेजेंट होते हैं एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 50,000 डाल्टन. मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका? 50,000 डाल्टन होता है. दो डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, जिससे कि दो हैवी चेन एक दूसरे के पास सस्टेन्ड रह सके. यहाँ पर हैवी चेन में 3 कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन प्रेजेंट होता है. ठीक है. लाइट चेन की अगर हम बात करें तो 250 अमाइनो एसिड्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे इन ईच एंड द मॉलिक्यूलर वेट इज 25,000 डाल्टन. लाइट चेन जो है वो हैवी चेन के साथ ज्वाइन करती है बाय 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड. लाइट चेन के अंदर एक कांस्टेंट रीजन होगा और एक वेरिएबल रीजन यहाँ पर प्रेजेंट होता है. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी. अब इस स्ट्रक्चर में देखिए बेटा, हमने कहा कि एंटीबॉडी प्रोटीन है. ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन है बेसिकली. तो यहाँ पर एक इसका एन टर्मिनल होगा और दूसरा इसका सी टर्मिनल होगा. ठीक है. अब हमने कहा कि हैवी चेन के अंदर टोटल 4 रीजन प्रेजेंट होते हैं, 3 कांस्टेंट रीजन और एक वेरिएबल रीजन. ये देखिए वेरिएबल रीजन है इसका VH, वेरिएबल हैवी CH1, CH2, CH3. सिमिलरली ऑन द अदर साइड VH, CH1, CH2 एंड CH3. कांस्टेंट हैवी 2 एंड कांस्टेंट हैवी 3 जो है ये दोनों मिलकर क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन करते हैं या क्रिस्टलाइन फ्रेगमेंट रीजन की फॉर्मेशन करते हैं. लाइट चेन के अंदर सिर्फ 2 ही रीजन प्रेजेंट होंगे, 2 ही पार्ट हैं इसके. एक है वेरिएबल लाइट और दूसरा है कांस्टेंट लाइट. ठीक है. ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो कि इंट्रा मॉलिक्यूलर हैं. इंटर मॉलिक्यूलर अगर हम देखें तो एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है और 2 हैवी चेन्स को आपस में जोड़कर रखने के लिए 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं कहूं कि एंटीबॉडी जो है उसको हम 2 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं, FAB और FC रीजन. FAB का मतलब हुआ फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग. अब एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट हैवी 1 एक होगा, वेरिएबल हैवी एक होगा, कांस्टेंट लाइट एक होगा और वेरिएबल लाइट एक होगा. अगर हम एक साइड से देखें, सिमिलरली ऑन द अदर साइड 2 होंगे बेसिकली. ये देखो, कांस्टेंट हैवी एक है, वेरिएबल हैवी एक है, कांस्टेंट लाइट एक है और वेरिएबल लाइट एक है.
वेरिएबल हैवी एंड वेरिएबल लाइट को अगर हम एक तरफ रख दें तो दोनों को मिलाकर कहा जाता है वेरिएबल फ्रेगमेंट या फिर एंटीजन बाइंडिंग साइट, पैराटॉप कहा जाएगा इसे। क्या कहा जाएगा? पैराटॉप कहा जाएगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट कहा जाएगा। क्लियर है बेटा ये बात सभी को? यस सर। नेक्स्ट वन इज एफसी रीजन। एफसी रीजन जो है वो क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट है इसका, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्टर फंक्शन। ये इफेक्टर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक्सपोज करता है एंटीजन के सरफेस को बेसिकली। और एफसी रीजन इज CH2 प्लस CH3। ये कांस्टेंट रीजन है हैवी चेन का। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें, हमने पॉइंट लिखा कि ये इफेक्टर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जब एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी तो वहां पर ये एंटीजन के सरफेस को एक्सपोज करता है। अब वापस से ऊपर आ जाओ, देखो अभी लाऊं बंद कर दो। तो यहाँ पर ये एपिटॉप है जिसके ऊपर एंटी बॉडी आकर बाइंड की, और जब एंटीबॉडी आकर बाइंड की तो इसने क्या किया? एफसी रीजन ने एक्सपोज कर दिया इसका सरफेस। FAB तो इसके साथ बाइंड कर जाएगा, करेक्ट? हाँ कि ना? यस सर। बस एफसी रीजन जो है वो सरफेस को एक्सपोज करता है। क्लियर? बोलो भाई। यस। नेक्स्ट वन इज पैराटॉप और एंटीजन बाइंडिंग साइट। स्पेसिफिक साइट जो होती है एंटीबॉडी की दैट बाइंड्स टू एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स और एंटीजेनिक रिसेप्टर्स, उनको हम पैराटॉप कहते हैं। कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलेगा। ये एंटीजन है, ये एंटीजेनिक रिसेप्टर्स हैं, और इसे एपिटॉप भी कहा जा सकता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एपिटॉप। आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है? और इन दोनों को कहा जा सकता है, इन दोनों को बेसिकली जो वेरिएबल फ्रेगमेंट है दैट इज पैराटॉप, इसे पैराटॉप कहा जाएगा। क्लियर? हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, then after next one is types of antibodies. Antibodies basically 5 तरह की हैं, 5 टाइप हैं इसके। There are 5 types of these antibodies: IgA, IgD, IgE, IgG और IgM. The very first one is the structure of them. IgA जो है वो बॉडी की सिक्रेशंस में मिलता है बेसिकली। तो डायमर है ये एक तरह का विद द सिक्रेटरी कंपोनेंट, और एक J चेन यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑफ पॉलीपेप्टाइड। J चेन जो है वो यहाँ पर 2 यूनिट्स को आपस में जोड़ती है। IgD is a monomer, IgE is also a monomer, IgG is also a monomer, and IgM जो है वो पेंटामर है। पेंटामर विद द J चेन यहाँ पर प्रेजेंट होगा। फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो IgA is 2 of H2L2, IgD, IgE और IgG जो है they are simply H2L2, और IgM जो है that is 5 of H2L2, 5 यूनिट होंगे। अगर हम पैराटॉप की बात करें तो एक यूनिट के अंदर 2 पैराटॉप प्रेजेंट होते हैं। दिस इज 1 यूनिट जिसके अंदर 2 पैराटॉप प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पर IgA में ऐसी 2 यूनिट हैं, तो टोटल पैराटॉप 4 होंगे। IgD, IgG और IgE के अंदर यहाँ पर 2-2 पैराटॉप होंगे, जबकि IgM के अंदर 10 पैराटॉप्स प्रेजेंट होते हैं। परसेंटेज इन सीरम सबसे ज्यादा जो प्रेजेंट होती है दैट इज IgG, उसके बाद IgA 10 to 15%, उसके बाद IgM 5 to 10%, and then after IgD 0.2% and less than 0.1% जो है एक मिनट सिंपल कर देना।
लेस देन 0.1% जो है वो IgE प्रेजेंट होती है। लोकेशन बॉडी के सिक्रेशंस में, सलाइवा में, टीयर्स में, ब्लड में, लिम्फ में, कोलेस्ट्रम में। बेसिकली IgA प्रेजेंट होता है। बी सेल के सरफेस के ऊपर बाइंड करती है और ब्लड और लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होती है IgD। IgE जो है वो बेसिकली सीक्रेटेड एंटीबॉडीज हैं जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल से बाइंड करती है। तो इन्फ्लेमेशन जहां पर होगा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो IgE जनरेट करती है। और IgG जो है वो ब्लड, लिम्फ और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगी। IgM की अगर हम बात करें तो वो भी ब्लड एंड लिम्फ में प्रेजेंट होती है। एज वेल एज बी सेल के सरफेस पर वो बाइंड जब करेगी तो एज अ मोनोमर वहां पर प्रेजेंट होती है सरफेस पर, लेकिन अगर रिलीज हो गई तो पेंटामेरिक फॉर्मेशन बना देगी। प्लेसेंटा को सिर्फ एक ही क्रॉस कर सकती है, दैट इज IgG। फंक्शन क्या है? IgA का लोकलाइजेशन इफेक्ट है बेसिकली, जैसे कि टीयर्स में, सलाइवा में, इंटेस्टिनल सिक्रेशन में IgA प्रेजेंट होता है। एज वेल एज दैट फाउंड इन कोलेस्ट्रम में मिलता है, which provides natural passive immunity, जो कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा टू न्यूबॉर्न। IgD जो है वो एक्टिवेट करता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को, एंटीजन रिकॉग्निशन करवाता है ये बाय बी सेल। IgE इन्फ्लेमेटरी या एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करता है IgG। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है वो डेवलपिंग फीटस को, क्योंकि वो क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा को IgG। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। जितने भी टॉर्च इन्फेक्शंस हैं उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करती है IgG। टॉर्च इन्फेक्शंस कौन से हैं बेटी, कोई बताएगा? टॉर्च इन्फेक्शंस रुबेला, बाकी कथावाचन में आए हो? हर्पीस सिम्प्लेक्स और HIV है यहाँ पे। साइटोमेगैलो वायरस क्या कॉज करता है? बताओ भाई, क्या कॉज करता है साइटोमेगैलो वायरस? पढ़ा करो, नोट्स पढ़ा करो भाई। देखना कहाँ लिखवाया मैंने इसको क्लास के बाद। इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग फीटस को, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी बेसिकली प्रोवाइड करेगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन करवाता है IgM, एज वेल एज क्लोनल सिलेक्शन में हेल्प करता है। क्लोनल सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ बेसिकली, कि कौन सी एंटीबॉडी किसी पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी, यहाँ पर उसका सिलेक्शन करवाता है IgM। सबसे ज्यादा पैराटॉप किसके पास है?
IgM. आईजीएम के पास है, तो उसके पास उतने ही चांसेस हैं कि वो चेक कर सके कि किसी भी एंटीजेनिक रिसेप्टर के ऊपर कौन सा एंटीबॉडी बाइंड करेगा, इसलिए क्लोनल सिलेक्शन में हेल्प करता है वो। क्लियर? हाँ जी, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. चलिए अब इसी के सारे पॉइंट्स को एक बार रिकैप कर लीजिए। देखिए अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। रसिक पान ले गई हो? डन। How are you today? Feeling positive. What does feeling positive mean? Sorry, I'm not able to help with this one. डन बेटा। Yes, sir. कोई डाउट किसी भी पॉइंट में किसी को? हाँ जी, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यू मे आस्क। अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। How are you today? Feeling positive. What is the meaning of feeling positive mean? Positive emotion may be considered as any feeling where there is a lack of negativity, such that no pain or discomfort is felt. Fredrickson 2009 identifies the 10 most common positive emotions as joy, gratitude, serenity, interest, hope, pride, amusement, inspiration, awe and love. The very first one is molecular size जो होता है एंटीजन का, that must be more than 5000 डाल्टन। केमिकल नेचर होना चाहिए इसका, यानी कि प्रोटीन और पॉलीसेक्राइड से बना हो ये, और ससेप्टिबिलिटी टू द टिश्यू एंजाइम्स के लिए ससेप्टेबल हो, सेंसिटिव हो, डिटेक्ट कर सके बॉडी उसे, फॉरेननेस यानी कि आउटसाइड द बॉडी बिलोंग करता हो, ये आइसो एंड ऑटोस्पेसिफिसिटी शो करता हो, यानी कि इसका खुद का एक स्पेसिफिक बिहेवियर होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ये ऑटो स्पेसिफिसिटी जो है वो हमारे लेंस प्रोटीन और स्पर्म के केस में नहीं होती, क्योंकि स्पर्म इज अ हैप्लॉइड सेल, उसके रिसेप्टर भी बॉडी सेल से अलग होंगे, और लेंस के अंदर अगर हम बात करें तो वहां पर कॉर्नियल पार्ट में बेसिकली सप्लाई नहीं होती है ब्लड की, तो बॉडी इज नॉट अवेयर अबाउट द रिसेप्टर्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द कॉर्नियल पार्ट ऑफ आई। क्लियर? हाँ कि ना? नृतिक पंखा तेज कर दो, स्लाइड अपना कर दे। Yes, sir.
द नेक्स्ट वन इज फंक्शंस ऑफ एंटीजन. एंटीजन करता क्या है? एंटीजन जो है वो द वेरी फर्स्ट वन इज इम्यूनोजेनिसिटी कॉज करेगा, यानी कि इंड्यूस करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को. देयर इज इंडक्शन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. क्लियर? सेकेंड वन इज इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी कॉज करेगा. ठीक है, that is specific reaction with the antibodies. और sensitive cells. क्लियर? अगर हम क्लासिफाई करें एंटीजन, that is basically based on functions of antigen. So the very first one is complete antigen. कंप्लीट एंटीजन उसे माना जाता है जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूस कर दे. इंड्यूसेस एंटीबॉडी फॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स. Second one is partial antigen. और इन्हें कहा जाता है हैप्टन्स. हैप्टन्स जो हैं ये they are a specific non-protein substance. And incapable of inducing antibody formation. Clear? यानी कि ये खुद से एंटीबॉडी की फॉर्मेशन नहीं करा, बट may elicit immune response या but trigger an immune response
on binding with carrier protein. ठीक है, कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करने पर ये ऐसा कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स हेप्टन है, कॉम्प्लेक्स हेप्टन्स जो होते हैं दे हैव मल्टीपल एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट, एंटीबॉडी binding site. Second one is simple heptan. Simple heptan जो होते हैं they are univalent. और one antibody binding. Clear? हाँ जी, क्लियर है बेटा? स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है ऑफ एंटीजेनिसिटी क्या होगी, चलो बताओ आप। That is epitope. very good. Epitope. Epitope, the smallest. Clear? क्लियर है बेटा ये बात सभी को? ठीक है। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, तो एंटीजन जो है ऑरिजिन के बेसिस के ऊपर they are divided into two parts. Self और ऑटो एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर ऑफ ऑन और सेल्फ सेल। दूसरे होंगे नॉन सेल्फ एंड दे आर द रिसेप्टर एंटीजन present on foreign cell or particles. Clear? अच्छी बेटा, क्लियर है सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir.
reason. After next one is interaction. Interaction में the very first one is agglutination. Agglutination का मतलब क्या है? एंटीबॉडी जो है that binds to more than one antigen. वन एंटीजन, एक से ज्यादा एंटीजन के साथ बाइंड करती है. जब एक से ज्यादा एंटीजन के साथ बाइंड करेगी एंड दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन डिफरेंट सेल. विच इज प्रेजेंट ऑन डिफरेंट सेल. इससे क्या होगा? इट फॉर्म्स अ लार्ज insoluble complex. Insoluble complex की फॉर्मेशन कर सकते हैं. ठीक है. और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्लबिंग भी. क्लियर? अब इस तरह की एंटीबॉडीज जो हैं अग्लूटिनिन, इन्हें अग्लूटिनिन कहा जाता है. क्लियर? हाँ कि ना? एंड देन आफ्टर इट ट्रिगर phagocytosis. क्लियर? बोलो भाई. Yes, sir. थोड़ा सा ऊपर कर दो. ये लीजिए. Just a minute बेटा. बेटे मुंह से कर दी. चिपकोन लगा. और ना इतनी है उस. ये सर को भी अपने घर में दिखाता. ये बच्चे मारने चले जाओ. बच्चे मारने चले जाओ ऐसे सर. एक दिन मारने चलेगा एक. ये पेट है. और एग्रीगेट भी करेंगे तो क्या होगा? तो बाहर का आ जा. बोलो भाई. तो आप बोलेंगे तेरे से.
Next one is opsonization. Opsonin की formation करता है basically, that is opsonization. ऑप्शनलाइजेशन क्या होता है बेटा कि कुछ एंटीजेंस होते हैं आर कैपेबल ऑफ escaping phagocytic action. ये phagocytic action को एक्टिव करता है मेरा मैं कौन देना था इसे दे रहा है बट अगर एंटीबॉडी इनसे बाइंड मेरे दे रहा है कर रहा है एंटीबॉडी binds to them then it triggers phagocytosis. ये phagocytosis को ट्रिगर कर देता है clear such antibody is named opsonin and process is called opsonization or adherence. इस प्रोसेस को कहा जाता है adherence. Next one is precipitation. अब प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस क्या है बेटा? ये एंटीबॉडीज जो हैं दे बाइंड्स टू सॉल्युबल एंटीजन. इस ऐप में तो कुछ चले ना रहा देखिए तू देखिए सॉल्युबल एंटीजन के साथ बाइंड करती है. क्लियर? और जैसे ही इनसे बाइंड करेगी एंटीजन बिकम्स एंटीजन जो है वो इनसॉल्युबल हो जाता है. They will research it. एंड They will research it. You. चलिए मुझे ये बताना कि प्रेसिपिटेशन अकर डाउनलोड भी ना हो रही. out of trade and this triggers ये ट्रिगर करेगा किसे? phagocytosis. सिंपल अगर सॉल्युबल है तो उसे प्रेसिपिटेट आउट कर दिया. नेक्स्ट वन इज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या है बेटा? कि एंटीबॉडीज जो हैं दे बाइंड टू बैक्टीरियल टॉक्सिन्स एंड वायरस. एंड वायरस के साथ बाइंड करते हैं. ठीक है. एंड न्यूट्रलाइज
ये एंटीबॉडीज मेनली ऐसा करते हैं। क्लियर? बोलो भाई। एक मिनट बेटा, मैं अटेंडेंस भेज दूं। What is the date today? 20th, na? Yes, sir. चलिए, तो ये था इंट्रोडक्शन बेटा। इसमें अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? बोलो भाई। चलिए, नेक्स्ट वन इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन कौन लाकर रिप्रेजेंट करता है? कभी कभी हम कहते हैं ना सेंसिटिव सेल जो है, हमने ऊपर टर्म यूज किया, तो वो भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जी जट्टाड़ी छोरी है जैसा गुजर रही है जिंदगी है अगर हम बात जमे। करें तो ये हमारी सेल्फ सेल्स हैं, बॉडी की खुद की सेल्स हैं।
These cells basically engulf antigen and represent T cell. T cell भी कौन सा? T helper cell. To T helper cell को represent कर देते हैं. Clear? These are basically of three types. तीन तरह की होंगी ये. ठीक है? The very first one is macrophages. मैक्रोफेजेस जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं एंटीजन को टी हेल्पर सेल को. एंटीजन टू टी हेल्पर सेल. सेकेंड वन इज डेंड्राइटिक सेल. Thymus and skin. And represent antigen to T helper cell. And the third type is B cell. बी सेल्स जो हैं उनके सरफेस पर जो इम्यूनोग्लोबिन लगी होती हैं, सरफेस एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन बाइंड्स टू एंटीजन एंड रिप्रेजेंट टू टी हेल्पर सेल. ये हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, यानी कि एंटीजन को ले जाकर रिप्रेजेंट कर देती हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के सामने. क्लियर? क्लियर है भाई? हाँ जी. देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रिपरेशन. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रिपरेशन जो है दैट इज डिस्टर्ड बाय कोहलर. कोहलर मिल्स्टन एक और in 1975. यूजेस क्या हैं बेटा इसकी? क्यों बनाई गई मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज? बेसिकली ये रिकॉग्नाइज करती है स्पेसिफिक एंड several different type of bacterial pathogens ठीक है. Detect cancer at early stage.
अर्ली स्टेज पर कैंसर को डिटेक्ट कर सकता है ये, एंड दैट इज ऑल्सो यूज इन किडनी ट्रांसप्लांटेशन। एंड एंटी सीरम प्रिपरेशन, एंटी सीरम प्रिपरेशन में यूज होता है। एज वेल एज MABs को यूज किया जाता है टी सेल्स की एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए। Suppression of T cell activity as well as autoimmune disease को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। क्लियर? आप नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाई कैसे जाती हैं, हाउ दे बेसिकली प्रिपेयर्ड, उनकी बात कर लेते हैं। तो MABs जो है दे आर बेसिकली एक्सपेंसिव, प्रिपरेशन की बात करते हैं। एक मिनट का डायग्राम में सर्च कर लेता हूं। प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, बेसिकली एक्सपेंसिव टू प्रिपेयर, क्लियर, और देयर इज ओनली सिंगल एंटीबॉडी दूसरी कोई फॉर्म नहीं होगी, एंड विल ओनली बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर। रिसेप्टर और एपिटॉप के साथ ये बाइंड करती है। क्या हो? ठीक है, और इनफाइनाइटली रिन्यूएबल है, इसको बार बार बनाया जाता है। बनती किस तरह से है ये?
तो यहाँ पर माउस जो है उसको पहले एंटीजन लगाया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके अंदर एंटीजन, दैट इज चैलेंज विद एंटीजन। डिस्प्ले सीरम में इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है, दैट इज कंटेनिंग एंटीजन, जिससे कि इसकी स्प्लीन सेल जो है वो अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है। अब स्प्लीन सेल जो है इसमें से सभी सेल्स को अलग अलग किया गया, डिफरेंट टाइप की सेल्स को अलग किया गया है यहाँ पर। दीज स्प्लीन सेल्स जो हैं दे आर सेग्रीगेटेड बिफोर फ्यूजन टू माइलोमा सेल, बिफोर फ्यूज टू माइलोमा सेल। और माइलोमा सेल जो है दे आर कैंसर सेल या कैंसरस सेल। फ्यूजन होने पर यहाँ पर हाइब्रिडोमा सेल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और इन्हें कल्चर किया जाता है HAT मीडियम के अंदर, ठीक है। जब इन्हें HAT मीडियम के अंदर कल्चर किया जाता है तो यहाँ पर ये अपनी क्लोन बनाती है, क्लोन ऑफ hybridoma cells, and they produces a specific monoclonal antibody. Clear? अब इसका फंक्शन क्या है, ये स्पेसिफिक एक ही एपिटॉप के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट काम करेगा, एक ही स्पेसिफिक एपिटॉप के अगेंस्ट काम करता है। Clear? यस सर। अब यहाँ पर HAT मीडियम क्या है, बस आप इसको इसी फॉर्म में याद रख लो, ये ममेलियन सेल्स को कल्चर करने के लिए यूज होता है, दैट्स इट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पे कभी क्वेश्चन आया नहीं है तो वो मैं लिखवाऊंगा नहीं आपको। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज तो हमने इस तरह से बना ली, अब बात करते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी प्रिपरेशन। पॉलीक्लोनल में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। जो एंटी सीरम होता है बेटा वो पॉलीक्लोनल ही होता है असल, ठीक है, पूरा का पूरा एंटी सीरम जो है वो पॉलीक्लोनल होता है बेसिकली। पॉलीक्लोनल बनाना बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पर मिक्स पॉपुलेशन होती है एंटीबॉडीज की, मिक्स पॉपुलेशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंड दिस इज टू प्रिपेयर, आसान है इसे बनाना, ठीक है। Then after that binds to different target molecules. टारगेट मॉलिक्यूल के साथ ये बाइंड कर सकता है अलग अलग, क्लियर। This is
more potent and tolerant to small changes in light.